नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा। नमस्कार। लेकिन फास्ट एंड फैक्ट्स में खबरों को शुरू करने से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर। कश्मीर में हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी ने अलगाववादियों को करारा जवाब दिया है। पीएम ने शहीद चंद्रशेखर आजाद के गांव भाभरा में कहा कि कुछ गुमराह लोग कश्मीर की विरासत को ठेस पहुंचा रहे हैं और पीएम ने ऐसे गुमराह युवकों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जिन बच्चों के हाथों में लैपटॉप, किताबें होनी चाहिए, बैट होना चाहिए, उनके हाथ में पत्थर हैं। पीएम ने कहा कश्मीरी शांति चाहते हैं। जिन बालकों के हाथ में, जिन युवकों के हाथ में, जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, जिन बालकों के हाथ में वॉलीबॉल का बॉल होना चाहिए, क्रिकेट का बैट होना चाहिए, मैदानों में मस्ती के खेल होना चाहिए, हाथ में किताब होनी चाहिए, मन में सपने होने चाहिए, आज ऐसे निर्दोष बालकों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं। कुछ लोगों की राजनीति तो चल पाएगी, लेकिन मेरे इन भोले भाले बालकों का क्या हो, मेरे इन भोले भाले बच्चों का क्या हो। और इसलिए इंसानियत, कश्मीरियत, इसको दाग नहीं लगने दिया जाएगा, इसको चोट नहीं पहुंचाने दी जाएगी। जमहूरियत का रास्ता ही है, बातचीत का रास्ता है, संवाद का रास्ता है, लोकतंत्र के उसूलों का रास्ता है। भावरा से 10 किलोमीटर दूर जोटराडा गांव में प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। कहा हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जान की बाजी लगा दी। कश्मीर हिंसा पर पीएम ने कहा कि जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उनमें पत्थर हैं। हाथ में किताब होनी चाहिए, मन में सपने होने चाहिए, आज ऐसे निर्दोष बालकों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं। ये नमन हिंदुस्तान भर के लाखों आजादी के दीवानों के लिए है। ये नमन उन सभी महान पुरुषों के लिए है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। मैं आपको नमन करता हूँ। पहली बार कोई प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भाभरा पहुंचे। आज ही के दिन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 74 साल बाद उसी ऐतिहासिक दिन 70 साल आजादी जरा याद करो कुर्बानी की शुरुआत की गई। आज से शुरू हुआ 70 साल आजादी जरा याद करो कुर्बानी कार्यक्रम 23 अगस्त तक चलेगा। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की मौत पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। 47 साल के कालिखो पुल का शव आज सुबह ईटानगर में सरकारी घर में पंखे से लटका मिला। मुख्यमंत्री न रहते हुए भी कालिखो सीएम हाउस में रह रहे थे। सूत्रों के मुताबिक कालिखो सीएम पद से हटाए जाने के बाद डिप्रेशन में थे। पुलिस ने खुदकुशी की आशंका जताई है, हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वेरी अनफॉर्चुनेट। ये तो वैसा वो बहुत एक काबिल नेता था, युवा नेता था, हमारा भविष्य थे और बहुत उनका सोच था और ऐसा एक कदम उठाएगा बल्कि कोई सपना में भी नहीं सोचा। हमारी संवेदना है अरुणाचल के लोगों से, परिवार के साथ और पूर्वोत्तर के साथ। पीएम मोदी ने भी कालिखो पुल की मौत पर दुख जताया। कलिखो पुल के निधन पर मेरी सांत्वना उनके परिवार और उनके समर्थकों के साथ है। अरुणाचल प्रदेश में उनके काम को याद रखा जाएगा। कालिखो पुल की मौत से नाराज उनके समर्थकों ने आज ईटानगर में प्रदर्शन भी किया। कालिखो पुल की अगुवाई में ही कांग्रेस के विधायकों ने नबाम तुकी के नेतृत्व वाली सरकार से बगावत की थी। कालिखो पुल को बीजेपी का समर्थन था। उनके साथ कांग्रेस के 19 बागी विधायक थे। 19 फरवरी 2016 को कालिखो पुल को गवर्नर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली कांग्रेस सरकार बहाल करने का आदेश दिया था। कालिखो पुल की जगह पेमा खांडू अरुणाचल के नए मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कलिखो पुल की मौत पर शोक जाहिर किया है। बुलंदशहर गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आज मेरठ जोन के आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने पीड़ित की ही पहचान उजागर कर दी।
मेरठ जोन के आईजी सुजीत पांडे न सिर्फ सभी आरोपियों बल्कि पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। इतना ही नहीं, सुजीत पांडे ने पीड़ित का नाम बता दिया, उसे कैमरे के सामने भी बुलाया। जब पत्रकारों ने इस पर सवाल उठाए तो सुजीत मीडिया पर ही भड़क गए। He is the complainant. He is जिनके परिवार के साथ ये घटना घटित हुई। Of course ये वादी है। एक मिनट, who stopped you from doing it? रेप पीड़ित या उनके परिवार की पहचान उजागर करना आईपीसी की धारा 228A के तहत अपराध है। आईपीसी की धारा 376, 376A, 376B, 376C, 376D के तहत दर्ज किए गए केस में पीड़ितों की पहचान नहीं बताई जा सकती। बलात्कार पीड़ित की पहचान जाहिर करने पर 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। कल रात पुलिस ने गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी सलीम बाबरिया को मेरठ के पास से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सलीम के साथ ही 2 और आरोपियों को पकड़ा था। मुस्लिम धर्म प्रचारक और उपदेशक जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के विदेशी फंडिंग की जांच की जाएगी। ढाका आतंकी हमले के आतंकियों के जाकिर नाइक से प्रभावित होने की खबरों के बाद अब गृह मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी है। जाकिर नाइक की संस्था IRF को मिलने वाले विदेशी चंदे की जांच फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत की जाएगी। गृह मंत्रालय इस बात की जांच कर रहा है कि जाकिर के एनजीओ ने FCRA का उल्लंघन किया या नहीं। We should not speculate or we should not make any statement. It's a serious matter that our security forces are engaging with the militants. So we should not make statement at this point of time. जाकिर नाइक इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी कुछ चीज़ों के ऊपर बड़ी गंभीर टिप्पणी इस रिपोर्ट में की गई है। इस रिपोर्ट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिनिस्ट्री हमारी जो MHA है उसके साथ, होम अफेयर्स के साथ हम लोग शेयर करेंगे। जाकिर नाइक का IRF ट्रस्ट FCRA में एजुकेशनल एनजीओ के तौर पर रजिस्टर्ड है। एजुकेशनल एनजीओ को धार्मिक गतिविधियां चलाने के लिए मिले फंड की जांच होगी। गड़बड़ी पाए जाने पर जाकिर नाइक के एनजीओ की मान्यता रद्द हो सकती है। मुंबई पुलिस ने जाकिर नाइक के भाषणों की जांच रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी है। 16 साल से भूख हड़ताल पर बैठी इरोम शर्मिला ने आज अपना अनशन खत्म कर दिया। इरोम शर्मिला ने इम्फाल की एक अदालत में अपना अनशन तोड़ा। इसके बाद इरोम शर्मिला न्यायिक हिरासत से भी रिहा हो गई। इरोम शर्मिला ने साल 2000 में अपने अनशन की शुरुआत की थी और तब से उन्हें जिंदा रखने के लिए पाइप के जरिए जबरन लिक्विड डाइट दी जा रही थी। इरोम मणिपुर में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट हटाने की मांग को लेकर 16 सालों से भूख हड़ताल पर थी। 26 जुलाई को इरोम ने अनशन खत्म करने का ऐलान किया था। 44 साल की इरोम शर्मिला ने कहा था कि वो मणिपुर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। इरोम फिलहाल किस पार्टी में शामिल होंगी ये साफ नहीं है। ग्वांगजू प्राइज फॉर ह्यूमन राइट्स की फाउंडेशन की कमिटी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी दुना लाइरिक अमा विनर्सिंग बेस तौरगा फोंबा लाइरिक सिगी मांगोइना अइंगोंदसु क्वेश्चनियर अमा यौहलपदुगी मतुंगिना अइना आंसर से खुमजग्रबा इसामौना अइगी मैन्युस्क्रिप्ट से थाग्रबसी अइना इजरिबदुगी सरुप तंखाय अमा हेना लौथोख्रगा जस्ट पीस फाउंडेशन जिना आईगी भोइस होइना दी थोहलगा अइना पाउदंबो होइना थोहलगांदा मखोइगी। तो अभी आप इरोम शर्मिला को सुन रहे थे। अपना अनशन खत्म करने के बाद वो मीडिया को ब्रीफ कर रही थी और फिलहाल वो किसी पार्टी में शामिल होंगी या नहीं ये साफ नहीं है। हालांकि जेडीयू ने कहा है कि उनका पार्टी में स्वागत है।